सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट डाली गई है उस क्वेश्चन बुकलेट से ही सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी उसी में से पूछे जाएंगे। तो हम एक एक करके 6 चैप्टर्स के इस क्वेश्चन बुकलेट के हमने वीडियो बना लिए है। ये 7वां वीडियो है, चैप्टर नंबर 7 का प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित ये वीडियो हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, इस तरह से ये जो धारा होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और यदि इसका औसत मान ले तो ये प्लस चक्र माना जाता है, ये माइनस चक्र माना जाता है। दोनों के लिए अपन प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो इसका औसत एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए जब प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, टोटल एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इसलिए सही आंसर क्या रहेगा? 0 होगा। दूसरा हमारे पास में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान V0 और वर्ग माध्य मूल वेग में क्या संबंध होता है। तो हमने पढ़ रखा है कि Vrms जो होता है, Vrms इक्वल टू होता है V0/√2। ये वर्ग माध्य मूल मान होता है, Vrms कहलाता है। रूट मीन स्क्वायर, V0 अधिकतम मान होता है जिसको हम शिखर मान भी कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहलाती है, जिसको हम शिखर मान के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पीछे संबंध होता है, यदि √2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करते रखते हैं तो 1.41 होती है Vrms इक्वल टू V0/1.414 ये होती है इसकी √2 की वैल्यू। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में Vrms की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.707 V0 ये आती है। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 0.070 V0, यानी सेकंड वाला आंसर हमारे पास सही होगा। तो Vrms इक्वल होता है 0.707 V0, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि Vrms इक्वल टू V0/√2 भी होता है। यदि ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन भी सही है, इसको हम डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 और RMS वैल्यू में क्या संबंध होता है, आभासी मान। तो हमने पढ़ा था कि IRMS जो होता है, IRMS रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू I0/√2 होता है। ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। जैसे Vrms इक्वल टू V0/√2 होता है, उसी प्रकार से IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। अब इसमें I0/√2 जो दिया है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये IRMS जो होता है ये I0 इक्वल है, तो IRMS इक्वल टू I0/√2 इसमें दिया ही नहीं ऑप्शन, तो आप सही कर लो ऑप्शन को। ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसका फार्मूला इस 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही निकलेगा, इसमें दिया नहीं, इसलिए IRMS इक्वल टू I0/√2 होता है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बना लो कि IRMS इक्वल टू होता है I0/√2, चौथा ऑप्शन, और ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। देखो, संधारित्र जो होता है वो AC को गुजरने जाता है, उसमें से AC पास हो जाता है, लेकिन DC को वो रोक लेता है ना। तो केवल AC को ध्यान रखना, AC उसमें से प्रवाहित होगी और DC उसमें से प्रवाहित नहीं होगी। इसका कारण हम जो है जब इसमें पढ़ेंगे आगे AC और DC संधारित्र के बारे में, तब हम देखेंगे। तो केवल उसमें से AC पास होती, DC पास नहीं होती, ध्यान रखना। प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटिन धारा होती है यदि उसमें परिपथ में है। वाटिन धारा मतलब प्रतिरोध 0 होता है, प्रतिरोध होता ही नहीं, 0 होता है। उस समय जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को हम वाटिन धारा कहते हैं। और ये कंडीशन केवल किसमें होती है? L परिपथ में। बाकी सब में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, तीनों में आ रहे हैं, तो वाटिन धारा का सवाल ही नहीं उठता। इसमें केवल L, तो जिसमें L या केवल C जुड़ा उसी में वाटिन धारा होगी, वाटलेस करंट होता है, ध्यान रखना। क्या जुड़ा होना चाहिए किसी सर्किट में? या तो L जुड़ा होना चाहिए, या ऑप्शन में यदि C भी आता है, मान लो C, केवल C, तब भी ये वाटिन धारा हो सकती है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन में केवल L R जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वाटिन धारा कहलाएगी, क्योंकि इसमें रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। प्रत्यावर्ती अमीटर का पार्ट 2 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान। तो अभी हमने पढ़ा था IRMS इक्वल टू होता है I0/√2, ये फार्मूला होता है। अब इसमें अमीटर का पार्ट दे रखा है, परिपथ में धारा का शिखर मान निकालना, I0 का मान निकालना, और IRMS वैल्यू जो सामान्य वैल्यू देती है वो IRMS वैल्यू ही देती है, क्या करना। तो
तो IRMS का मान दे रखा 2 एम्पियर, किसकी जगह 2 रख दो, इक्वल टू I0/√2, इस √2 का गुणा इधर कर दो तो I0 इक्वल टू हो जाएगा 2√2। ये हमारे पास में यहाँ उत्तर आ जाएगा I0 यानी सीकर मान कितना आ जाएगा 2√2 का जाएगा, तारा का सीकर मान 2√2 होता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर में पढ़ रखा है कि ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देती है या घटा देती है ट्रांसफार्मर कहलाती है। तो इन वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने की जो डिवाइस होगी, इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, उस डिवाइस को, उस युक्ति को हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एसी वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देता है या कम कर देता है, बढ़ाता या घटाता, उस युक्ति को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध प्रेरकत्व में औसत व्यय शक्ति कितनी होती है? तो प्रेरकत्व का औसत व्यय का फार्मूला हमने पढ़ा था, P एवरेज इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये एक सूत्र होता है जिससे औसत या एवरेज पावर हम निकालते हैं। अब जब केवल प्रेरकत्व जुड़ा, कुंडली जुड़ी है, प्रेरकत्व तो कुंडली, तब ध्यान रखना कि कलांतर 5 डिग्री का होता है, धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर 90 डिग्री का होता है। तो इस फाई का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, ध्यान रखना cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। ये पूरा 0 हो जाएगा तो औसत वेग पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यदि L जुड़ा हो तो पावर वेग 0 होती है, ध्यान रखना। या फिर यदि C भी जुड़ा हो तो भी पावर वेग 0 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ओमेगा L और 1/ओमेगा C की इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट बताना। तो XL और XC क्या होता है, ये प्रतिघात कहलाती है कुंडली की। XL इक्वल टू ओमेगा L होती है और XC इक्वल टू 1/ओमेगा C होती है। ये कुंडली की क्या कहलाती है, प्रतिघात कहलाती है XL, और ये संधारित्र की प्रतिघात कहलाती है, रिएक्टेंस जिसको हम बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा, तीनों का मात्रक ओम होता है। तो ध्यान रखें इसकी यूनिट जो होगी वो ओम होगी। अब इस सत्य रखा, स्टार्टर का उपयोग चो कुंडली के साथ करते हैं, हाँ लगाते हैं, चो कुंडली के साथ स्टार्टर लगाते हैं। सत्य, चो कुंडली के साथ एक स्टार्ट करने के लिए, शुरू में उसको वोल्टेज देने के लिए एक स्टार्टर लगा होता है, उसको चो कुंडली को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम स्टार्टर बोलते हैं। अगला दे रखा है, अनुनादी स्थिति में प्रेरक प्रतिघात और प्रतिघात बराबर होती है। तो अनुनाद की स्थिति हमने पढ़ रखी कि XL बराबर होता है XC, दोनों बराबर होती है, यानी सत्य है। उस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं जिसमें XL और XC दोनों बराबर होती है। दिष्ट धारा का प्रेरण प्रतिघात अनंत होती है। तो प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला यहाँ लिख रखा, ये XL इक्वल टू ओमेगा L, और ओमेगा का मान 2πf होता है, ध्यान रखना ओमेगा बराबर 2πf होता है L, ये XL का मान होता है। अब DC की जब अपन बात करते हैं, दिष्ट धारा किसको कहते हैं, जो सीधी सरल रेखा में चलती है, जिसकी आवृत्ति 0 होती है, F का मान 0 होता है, तो उस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा होती है जिसमें चक्कर नहीं होते, सीधी सरल रेखा में चलती है, उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 0 होती है। तो जब आवृत्ति 0 कर देंगे, यहाँ पर F का मान 0 रख देंगे तो XL का मान भी 0 हो जाएगा, यानी इसमें XL बराबर 0 होता है, ध्यान रखना। दिष्ट धारा के प्रेरण प्रतिघात कितनी होती है, 0 होती है, अनंत नहीं होती, ध्यान रखना 0, यानी कथन असत्य। यदि यही कथन यदि इसके लिए आता है, किसके लिए, संधारित्र के लिए, तो ये सही होता है, क्योंकि यहाँ 2πf रखते हैं और F का मान 0 रखते हैं, तो 1/0 अनंत हो जाता है, तो XC के लिए अनंत होता है, ध्यान रखना XC के लिए अनंत है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात, संधारित्र की प्रतिघात अनंत होती है, और यदि कुंडली की बात करें तो उसके लिए 0 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुंडली की दर की XL 0 होगा, अनंत नहीं होगा। यदि XC होती तो अनंत होती, ये चीज ध्यान रखना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात सदैव 1 से कम होता है। तो ऊंचाई का मतलब होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, उस ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और इसके लिए जो परिणाम अनुपात होता है वो 1 से अधिक होता है, ध्यान रखना, कम नहीं होता है। ये कथन असत्य हो जाएगा। और यदि अपचाई होता है तो उसके लिए 1 से कम होता है, ध्यान रखना, अपचाई के लिए 1 से कम, ऊंचाई मतलब 1 से ज्यादा, उच्च। ट्रांसफार्मर की ग्रोथ पावर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए पटलित की बनाई जाती है, सही है, सत्य। पावर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की ग्रोथ क्या करते हैं, पटलित करते, एक दूसरे के ऊपर जमा देते, उसको हम बोलते हैं पटलित करना। फिर हमारे पास जोड़ी आ जाओ, प्रेरण प्रतिघात, अभी हमने देखा था XL ओमेगा L के बराबर होती है,
प्रेरण प्रतिघात ओमेगा एल। प्रेरण प्रतिघात, धात्विक प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात, ये वाला फार्मूला हमने लिख रखा, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा 1/2 पाई एफ सी। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ये संधारित्र की प्रतिघात के बराबर होता है। आर एल परिपथ की प्रतिबाधा जिसमें आर और एल दोनों जुड़े हो, ये जुड़ा हुआ आर और एल, ये तीसरा हो जाएगा आर और एल जुड़ा हुआ। आर सी जिसमें आर और सी जुड़ा हो, ये आर और सी जुड़ा हो, आर सी परिपथ की प्रतिबाधा। एल सी आर जिसमें तीनों जुड़े हो, आर एल सी तीनों जुड़े हो, तो ये हमारे पास इसकी सही जोड़ी हो जाएगी। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होती है, ध्यान रखें। कुंडली संधारित्र की पूछे एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होती और ओमेगा 2 पाई एफ होता है, ध्यान रखें 1/2 पाई एफ सी। ये ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो ये मान हो जाए। आर एल पूछा तो आर और एल वाला जोड़ दो, आर और एल किस में जुड़ा हुआ, तीसरे में आर और एल, ये आर और एल जुड़ा हुआ। आर सी पूछा तो आर और सी जोड़ दो, आर और सी। एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा, ये आर सी तीनों जुड़े हो, तो इस तरह से ये तीनों जोड़ी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी जनरेटर कहलाता है, उस पर कुछ कार्य करना पड़ता है, उस कार्य से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जनरेटर हमने पढ़ा था, समझ लेगा। यानी जो युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं डायनामो या जनरेटर। प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात, प्रतिरोध, तीनों के मात्रक ओम होते हैं। किसका किसका, प्रतिरोध का भी ओम होता है, प्रतिघात का भी ओम होता है और प्रतिबाधा का भी ओम होता है, ध्यान रखना, तीनों के मात्रक ओम होते हैं। प्रतिघात, प्रतिरोध और हमारे पास प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा, तीनों के मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। हमारे देश में जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज पर साइकिल होती है इंडिया में, और दूसरे यूरोपियन कंट्री में 60 हर्ट्ज भी होती है। हमारे देश में जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखना। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है F = 1/2 1/√LC। ये वाला सही आंसर है, ध्यान रखना। F = 1/2 होता है। अब इसमें ये अपान में आ जाएगा, इसमें दिया है 1/2 लेकिन 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखना। तो 50 हर्ट्ज इसमें यही वाली दे रखी है, लेकिन ये स्क्वायर के रूप में अपने को दे रखी है, तो इस अब बाहर आएगी तो स्क्वायर रूप में लिखी जाएगी। तो सही फार्मूला ये होगा 50 हर्ट्ज होगी और एक का मान ये होगा, ध्यान रखना 1/2 ट्रांसफार्मर के क्रोध निम्न में इस प्रभाव को कम करने के लिए पटलित किया जाता है। ट्रांसफार्मर को पटलित क्यों किया जाता है, क्योंकि भवन धारा को कम करने के लिए किया जाता है। अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना 1 होता है। cos फाई, शक्ति गुणांक मतलब cos फाई = R/Z होता है, और इसमें R और Z दोनों बराबर होते हैं, इसलिए R से R कट जाता है, Z = R होता है, इसमें ध्यान रखना =1 होता है। तो cos फाई का मान यानी शक्ति गुणांक मान 1 होता है। ये किसमें, रेजोनेंस सर्किट में, अनुनादी परिपथ में। ट्रांसफार्मर को परिपथ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, डिस्ट धारा परिपथ, डीसी में नहीं उपयोग कर सकते। डिस्ट धारा क्योंकि डीसी में काम नहीं करता, चलता नहीं, ध्यान रखना। डिस्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करेगा, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका हम सिद्धांत में देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर में डीसी काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। और जो डीसी धारा को नापने वाले उपकरण होते हैं वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। दोनों पे मालूम होना चाहिए, एसी को नापने वाले ऊष्मीय प्रभाव पर और डीसी को नापने वाले चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। एक शुद्ध धार की प्रतिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में कितनी होती है, ये हमारे पास VL वोल्टेज होता है, और ये VC वोल्टेज होता है, और ये VR वोल्टेज होता है, VR = IR होता है। तब इसमें देखो क्या पूछेगा, धारा, धारा, ये धारा यहाँ आ रही है, और विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज यहाँ आ रहा है। तो धारा जो होती है 90 डिग्री अग्रगामी होती है, 90 डिग्री आगे होती है, या π/2 भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री को π/2 आगे होती है। तो जब VC जुड़ा और I जुड़ा, I पहले आ रहा, VC बाद में आ रहा, तो पहले आ रहा मतलब प्लस आगे, और यदि ये वाली पूछते हैं तो ये माइनस में हो जाती है, धारा पक्षगामी हो जाती है, धारा पीछे वोल्टेज आगे, तो ये जुड़ा होता है। डायनामो का सिद्धांत,
डायनामो में पढ़ा था कि ये डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यानी उसमें कॉइल घूमती है, घूर्णन गति पर आधारित होता है और यांत्रिक कार्य क्या रहता है, उस यांत्रिक कार्य से विद्युत ऊर्जा में इसको बदलते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के सिद्धांत पर इसका कार्य होता है। तो इस तरह से हमारे पास में है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सारे क्वेश्चन है। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स है उनके भी वीडियो बनेंगे, एक के बाद एक सीरियल से बनेंगे वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।